प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं के अंतर्गत चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके पहले हम लोगों ने पहला लेक्चर इसका देखा था, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सेकंड, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 7 से। और क्वेश्चन 7 हमने लिया है अम्ल व क्षारक के दो उदाहरण दीजिए। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। ये हमने अम्ल और क्षारक की डेफिनेशन पढ़ी थी। हालांकि अम्ल और क्षारक की और परिभाषा बन सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे। आज हम अम्ल और क्षारक के दो उदाहरण कहा है, तो हमने यहाँ लिए हैं चार उदाहरण यहाँ पे हमने लिए हैं। तो याद आप रखिएगा, बाकी पेपर के हिसाब से अगर आपने एक उदाहरण याद रखा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले अम्ल के उदाहरण में देखिए। अम्ल के उदाहरण में पहला लिया है HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने यह अध्ययन किया है तत्वों का। तो HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण लिया है हमने H2SO4। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, या इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि सल्फर को गंधक कहते हैं। HCl इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। हालांकि इसके और भी नाम है, जैसे इसको हम म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। तो खैर, आपको जो काम का आपका जो इम्पोर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है वो जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा है H2SO4 जिसको हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3, इसको कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। और एक उदाहरण हमने और लिया है CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सभी के जो नाम लिखे हैं, सभी के नामों में अम्ल शब्द लगा है, तो कहीं ना कहीं ये अम्ल तो है ही। तो आपको पहचानने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सभी प्रकार के अम्लों में ऐसा अम्ल शब्द नहीं लगा होता, लेकिन अधिकतर आपको अम्ल शब्द मिलेगा। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। और CH3COOH पढ़ना भी आप ध्यान रखिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से ये जो है, ये पूरे के पूरे अम्ल के उदाहरण हमने लिए हैं। अब जो अम्ल होते हैं, अगर आप अम्ल को जल में घोलते हैं, अम्ल का अगर जलीय विलयन बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने HCl को लिया, HCl को हमने लिया, और ये जो HCl है, इस HCl को जल में घोला, तो जल में घोलने के बाद क्या होता है, यहाँ से मिलता आपको H+ और साथ में मिलेगा Cl-। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। जितना प्लस आता है उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, मतलब आप धनी हैं, तो जो धनी होता है वो त्यागता है, या त्यागने के बाद धनी, यानी कि दे कौन सकता है, जो धनी होता है। तो ध्यान रखना कि जितना धनावेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे इस पर एक धनावेश है, इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और इस पर एक ऋणावेश है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इस तरह से जो अम्ल होते हैं वो जल में घोले जाने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन, या इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन पे जब प्लस होता है तब हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो H+ है इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और
जितने भी अम्ल होते हैं अधिकतर जब जल में हम घोलते हैं तो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। एक बात इसमें आपको और ध्यान रखना है कि जो H+ होता है ये H+ जलीय विलयन में H3O+ के रूप में रहता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो H+ है ये जल के साथ जुड़ा रहता है। या तो आप H+ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। या तो आप ऐसे लिख सकते हो AQ, या फिर आप जल के साथ जोड़ के इसको लिख सकते हो। जल का फार्मूला होता है H2O और उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H3O+। ये जो है इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घोले जाने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये भी अम्ल की एक डेफिनेशन बनती है। तो ये सभी जो है वो जल में घोलेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देंगे। उसके बाद है क्षारक। क्षारक के उदाहरण हमने लिए हैं NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, इसको कैसा पढ़ेंगे, CaOH होल ट्वाइस मतलब पूरे का 2, OH पूरा 2, CaOH होल ट्वाइस, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड और MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है ये सभी क्षारक के उदाहरण हैं। आप देख रहे होंगे कि क्षारक के जो उदाहरण हमने लिए हैं सभी में OH है। कहीं ना कहीं हम क्षारक की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं, जैसे हमने लिया है NaOH एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप जल में घोलते हैं तो जल में घोलेंगे तो ये देगा Na+ और देगा OH-। ये जो OH- है इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब क्या है कि जो क्षारक होते हैं वो जल में घुले जाने पर OH- आयन देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देगा OH- आयन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी देगा OH- आयन, CaOH होल ट्वाइस ये भी देगा OH- आयन। कितने OH- आयन देगा, 2 OH- आयन देगा क्योंकि होल ट्वाइस है। MgOH होल ट्वाइस ये भी 2 OH- आयन देगा। तो आप समझ गए होंगे अम्ल और क्षारक की एक डेफिनेशन और यहाँ बन रही है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले जाने पर OH- आयन देते हैं। इस तरह से अम्ल और क्षारक के उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, और अगर आपका याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको याद हो गए। ठीक है, अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक सूचक, उसके बाद हमने पढ़ा था कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और ये तीसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ये हमको इसमें बताना है। तो गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे प्याज है, ये जो प्याज है ये जब अम्ल के संपर्क में आता है या प्याज की क्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो गंध आती है तीक्ष्ण गंध, और प्याज की क्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो कोई गंध नहीं आती। बात को समझना है, क्या कहा मैंने कि जो प्याज है ये प्याज जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो कैसी गंध आएगी, तीक्ष्ण गंध आएगी, बहुत तेज गंध इसकी आएगी। लेकिन जो प्याज है यही प्याज जब क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो कोई गंध नहीं आएगी। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हो, इससे आप पता लगा सकते हो कि प्याज जो है ये अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है या क्षारक के साथ क्रिया कर रहा है। क्योंकि जब वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो तीक्ष्ण गंध आएगी। आपको अम्ल और क्षारक पता भी नहीं है,
आपको दो अलग अलग पात्रों में या दो अलग अलग बीकरों में या परख नलियों में अगर अम्ल और क्षारक दे दिया और आपको नहीं बताया कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, तो आप प्याज के टुकड़े जो है अगर उसमें डाल देंगे, अगर तीक्ष्ण गंध आएगी तो कहेंगे इसमें अम्ल है, और कोई गंध नहीं आएंगी तो हम कहेंगे उसमें क्षारक है। मतलब आप गंध से पता लगा सकते हो कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। उसी प्रकार जो लौंग का तेल होता है, ये लौंग का तेल अम्ल के साथ क्रिया करता है तो गंध वैसी ही होती है जैसी लौंग के तेल की गंध है, लेकिन क्षारक के साथ क्रिया करता है लौंग का तेल तो कोई गंध नहीं आती। इसका मतलब ये जो है अम्ल और क्षार जो है उसको पहचानने में मदद कर रहे हैं गंध के माध्यम से। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। प्याज है, लौंग का तेल है, वेनिला है, ये सब क्या है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक हम किसको कहेंगे, कुछ पदार्थ मतलब जैसे प्याज है, लौंग का तेल है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। मैंने आपको बताया प्याज का कि प्याज की गंध अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध हो जाती है और क्षारकीय माध्यम में कैसी हो जाती है, कोई गंध नहीं आती। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब गंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं अम्ल और क्षारक को। तो इस तरह से गंधीय सूचक है, बहुत अच्छे से आप याद रखना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण प्याज, लौंग का तेल आदि। अब गंधीय सूचक की उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता ये है कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब जो देख नहीं पाता, तो दृष्टिबाधित छात्र भी गंध को लेकर वो पहचान सकता है कि अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है। मतलब खासकर अगर इसकी उपयोगिता देखें तो गंधीय सूचक जो है वो दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षारक की पहचान में सहायक होते हैं। इस तरह से गंधीय सूचक बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल है या वेनिला है, ये उदाहरण है। और उपयोगिता, गंधीय सूचक दृष्टिबाधित छात्रों को अम्ल क्षारक की पहचान में सहायक होते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, अम्ल के उदाहरण आपने पढ़े थे, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पर हमको 3 बातें इसमें पूछी हैं। पहली बात, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। फिर हमको उदाहरण उसका देकर समझाना भी है। और तीसरा, जो गैस निकलेगी उसकी जांच आप कैसे करोगे वो भी आपको इसमें बताना है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि धातुएं जो होती हैं, धातुएं जो है जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने कि धातु जो है वो अम्ल के साथ क्रिया, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, HNO3 हो, जो धातु होती हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस है, गैस को ऊपर के तीर के चिन्ह के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन गया कि धातु प्लस अम्ल, तीर का चिन्ह या एरो, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से आपने क्या समझा कि जो धातु है वो अम्लों के साथ क्रिया करने पर या अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मतलब H2 जो गैस होती है हमेशा उसको द्विपरमाणुक 2 के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपको हाइड्रोजन को लिखना है तो आप लिखेंगे H2 क्योंकि गैस है, ऑक्सीजन को लिखना है लिखेंगे O2 ये भी गैस है, नाइट्रोजन को लिखना है N2 ये भी गैस है। इस तरह से गैस को द्विपरमाणुक रूप में लिखा जाता है। हाँ, कुछ गैसें ऐसी होती है, अक्रिय गैसें जो एक परमाणु होती है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये एक परमाणु होती है। हालांकि इसके बारे में भी आपने थोड़ा सा समझ के रखा होगा कि ये अक्रिय गैसें हैं, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती तो अकेले ही रहेगी। इसीलिए ध्यान रखना ये गैसें एक तरह से अपवाद है। तो अधिकतर गैसें द्विपरमाणुक रूप में रहती है। तो हमारा जो काम का है वो हाइड्रोजन गैस है।
तो ध्यान रखेंगे आप कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमने लिया धातु जिंक ली। अब ये जो जिंक आपने लिया है, आप इसकी जगह पे दूसरी धातु भी ले सकते हो, जैसे आप सोडियम ले सकते हो, सोडियम को ले सकते हो, ये भी धातु है। मैग्नीशियम को ले सकते हो, ये भी धातु है। एल्यूमिनियम को ले सकते हो, ये भी धातु है। तो ये धातुओं को आप ले सकते हो। तो मैंने एक धातु ली, यहाँ पर जिंक लिया है, जिंक Zn। तो ये धातु ली और अम्ल लिया मैंने H2SO4। आप HCl ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो। तो यहाँ जिंक ली धातु और इसकी क्रिया हम अम्ल के साथ करा रहे हैं H2SO4। तो होता क्या है, यहाँ का जो जिंक है ये SO4 के साथ क्रिया करता है और बनाता है ZnSO4। क्या बनाएगा? ZnSO4, जो कि एक लवण है। क्या है? लवण है। और Zn का मतलब होता है जिंक, और SO4 जो है, इस SO4 को कहते हैं सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। इस तरह से इस लवण का नाम क्या है? जिंक सल्फेट। और प्लस ये हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे गैस के द्वारा। तो ये इसकी अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या बन गया? धातु प्लस अम्ल, एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा के लिए ध्यान रख लेना कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु हमने जिंक ली तो उसका नाम जिंक लिख दिया है, अम्ल हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, लवण हमने जिंक सल्फेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से तो फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा समझा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो धातु है ये क्या करती है। ये धातु बड़ी होशियार है। ये धातु क्या करती है? अम्ल में से हाइड्रोजन को निपटा देती है, बाहर कर देती है, विस्थापन कर देती है, हटा देती है, रिप्लेस कर देती है। ये धातु का यही काम है यहाँ पर। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, एक्चुअल में इसका जो क्रियाकलाप है वो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो मैं आपको क्रियाकलाप दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा आप दिख रहा होगा आपको, समझना इसको। तो ये क्रियाकलाप है। इसमें क्या है? ये स्टैंड है और इस स्टैंड में हमने एक परख नली को कस दिया है। परख नली को कसने के बाद इस परख नली में हमने जिंक के टुकड़े डाले हैं, दानेदार दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। तो ये इस तरह से दिख रहे होंगे, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े। और इसमें डाला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु मतलब क्या होता है कि जो लेबोरेटरी से हमारे स्कूल में कहना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो गाढ़ा होता है, वो गाढ़ा होता है। और जब उसमें जल मिलाते हैं, हालांकि एक बात और ध्यान रखना कि अभी भी अम्ल जो है उसमें जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो तनु का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा बड़ी हो। जैसे मान लीजिए जो दूध होता है, जो गाय से हमको प्राप्त होता है तो गाढ़ा होता है, अगर हमने उसमें जल मिला दिया तो वो हो गया तनु। तनु मतलब जल की मात्रा को बढ़ाना। और अगर आप उसमें से जल को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के निकल जाएगा, तो दूध वापस से गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़े को कहते हैं सांद्र, और तनु मतलब जिसमें जल की मात्रा है। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि जिंक के टुकड़े हैं, इस जिंक के टुकड़े मतलब Zn हैं, और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 मिलाया। तो यहाँ पर क्या होता है? इस परख नली में क्रिया होती है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। और यहाँ पर एक कॉर्क लगा है रबर का, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है आजू बाजू से नहीं निकल पाएगी। और यहाँ एक निकास नली लगा दी जिसका नाम प्रवाह नली दिया है। तो यहाँ इस नली के माध्यम से ये हाइड्रोजन गैस आगे यहाँ पे जाएगी। और यहाँ साबुन का विलयन रखा है, ये साबुन का विलयन है। और यहाँ जब हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली में से आती है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चलते हैं। तो ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये गोले, अब ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में क्या है कि जो साबुन का विलयन था ना, तो उस साबुन के विलयन में जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो यहाँ जो साबुन के बुलबुले होंगे, उस साबुन के बुलबुले में हाइड्रोजन गैस जाएगी और बुलबुले यहाँ से निकलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि साबुन के विलयन में जो बुलबुले बनेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस, ऐसे आपने देखा होगा कभी कि साबुन के किस तरह से ऐसे गुब्बारे जैसे छोटे छोटे बुलबुले टाइप के चलते हैं, ये आपने देखा होगा। तो जो हाइड्रोजन गैस है उन बुलबुलों में यहाँ से इस तरह से आगे जाएगी, ऐसे छोटे छोटे गुब्बारों के रूप में छोटे बच्चे खेलते हैं।
तो साबुन का ऐसा इस तरह से बना के वो उड़ाते हैं, तो आपने देखा होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के जो बुलबुले हैं, ये जब जाएंगे इसके पास, अगर आप जलते हुए मोमबत्ती या जो हाइड्रोजन गैस निकली है कैसे पता करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस ही है, ये पता करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो जलती हुई मोमबत्ती है या जलती हुई माचिस की तीली है, अगर इस हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुलों के पास मिलाते हैं तो यहाँ आवाज़ आती है फट फट इस तरह से। तो फट फट जिसको कहते हैं पॉप ध्वनि, तो यहाँ फट फट की ध्वनि आती है और फट फट की ध्वनि के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ठीक है, फट फट जैसे फटफटी आवाज़ करती है ना फटफट, उस तरह से आप ध्यान रखना। तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। इससे कन्फर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो आप ये प्रयोग समझ गए, ये जो क्रियाकलाप है ये समझ गए बहुत अच्छे से। इस तरह से बनती है हाइड्रोजन गैस, धातु के साथ क्रिया करके अम्ल ऐसे बनाता है हाइड्रोजन गैस को। तो बहुत अच्छे से दिमाग में आपके बैठ गया होगा। तो जब हम जलती हुई मोमबत्ती या तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। तो बहुत अच्छे से ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि कैसे पता करेंगे या इस गैस की जांच आप कैसे करेंगे। तो हमने जांच कर ली इस तरह से। अब देखिए, एक नोट करके आपको बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्या निष्कर्ष हमने निकाला है। ये निष्कर्ष निकाला है, एक तरह से नोट है, क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हो गया। तो धातु जो होती है, जैसे ये धातु है, धातु क्या करती है, अम्ल में से, ये अम्ल है, अम्ल में से हाइड्रोजन परमाणुओं को, अगर मैं कहूँ इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं तो 2 परमाणु हैं, ये पूरा एक अणु है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कि इसमें, जैसे उदाहरण के लिए पूछूं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं तो 4 परमाणु हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो धातु क्या करती है, अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणुओं का, मतलब ये जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं इसका हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और नया यौगिक बनाती है। मतलब हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो नया यौगिक बनता है हम उसे कहते हैं लवण। तो इस तरह से आपको लवण की जो डेफिनेशन बन गई उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करके हटाती है और नया यौगिक बनाती है, जो नया यौगिक बना है जिसे लवण कहते हैं। तो इस तरह से अब आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट हो गया है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या कहा मैंने कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं उसमें दही या कोई भी खट्टा पदार्थ हो तो नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए इसका कारण हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पीतल है ये एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल जो मिश्र धातु है वो 2 धातुओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी 2 धातुओं से मिलकर बनती है, तो ये बनती है कॉपर और जिंक से। कॉपर या इसको कहते हैं तांबा और जिंक। जिंक का एक और नाम है, देखिए, जस्ता। तो इस तरह से पीतल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक। इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब पीतल में तांबा और जिंक आपको दिखाई नहीं देगा अलग अलग, आप नहीं पता कर सकते कि कॉपर कहाँ है जिंक कहाँ है, लेकिन ये दोनों से मिलकर बना होता है, मतलब दोनों इसमें होते हैं। तो एक बात आप समझ गए। और तांबा, तांबा का मतलब तो ये कॉपर है ही। तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अम्ल की डेफिनेशन, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये पीतल से क्रिया करके, जब ये खट्टे पदार्थ दही पीतल से क्रिया करते हैं तो पीतल से क्रिया करके कॉपर और जिंक के लवण, कॉपर और जिंक के लवण तथा तांबे, तांबे मतलब कॉपर, कॉपर से क्रिया करके कॉपर के लवण, पीतल से क्रिया करेगा तो कॉपर और जिंक के लवण बनाएगा, और तांबे से क्रिया करेगा तो तांबे से क्रिया करेगा तो तांबे के लवण मतलब कॉपर के लवण बनाएगा। सीधी बात है।
कि पीतल से क्रिया करेंगे खट्टे पदार्थ दही, तो पीतल में होता है कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक के लवण बनेंगे, और तांबे से क्रिया करेंगे तो तांबे यानी कॉपर के लवण बनेंगे, जो कि विषाक्त होते हैं यानी जहरीले होते हैं। मतलब तांबे के लवण और तांबा मतलब कॉपर, कॉपर के लवण और जिंक के लवण ये विषाक्त होते हैं दही एवं खट्टे पदार्थों से क्रिया करके जो बनते हैं। विषाक्त मतलब जहरीले होते हैं, और जहरीले होंगे तो वो एक तरह से जहर बन जाएगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। कारण समझ गए कि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, ये पीतल से क्रिया करके कॉपर और जिंक के लवण व तांबे यानी कॉपर से क्रिया करके कॉपर के लवण बनाते हैं जो विषाक्त होते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर को लेकर। थैंक यू।